हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन वर्क कैसे करते हैं आपके लिए, और एक सिंपल वेंडिंग मशीन किस तरीके से आपके एक बटन क्लिक करते ही आपको वही ड्रिंक सर्व करती है जिसके लिए आपने क्लिक किया है। बिलीव मी, ऐसा हो पाता है मैथमेटिक्स के दो बहुत ही बेसिक फाउंडेशनल कंसेप्ट की मदद से, जो है रिलेशन एंड फंक्शन। ये हायर मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। उसके लिए आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा। तो फर्स्ट हमारे लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का क्या होता है। तो जब भी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन होते हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ए कॉमा बी के फॉर्म में जो बनने वाले हैं उन दोनों सेट की मदद से, जिसके अंदर ये जो पहला वाला ए एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से लिया जाएगा, और ये जो बी है वो सेकंड सेट से लिया जाएगा। मैंने यहाँ लिख रखा है ए बिलोंग टू फर्स्ट ए एंड बी बिलोंग टू बी। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट है। इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इनको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं सेट ए और बी का। एक एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा है कि सेट ए है 1,2 और सेट बी है 3,4। ये मैंने एक एग्जांपल के हिसाब से लिया है। तो ए क्रॉस बी, इसका डिनोशन इसी तरीके से होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? तो हर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो कि बन सकता है इन दोनों सेट की मदद से। 1,3 पॉसिबल है, 1,4 पॉसिबल है, 2,3 पॉसिबल है एंड 2,4 पॉसिबल है। तो इस चीज को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहते हैं। ठीक है, अब ये समझना क्यों जरूरी था, क्योंकि जो अगला टॉपिक हमारा है रिलेशन, उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन, a relation from a non-empty set, from a non-empty set, non-empty set A to another set B, another set B। ये भी नॉन एम्प्टी होगा, है ना, ये भी नॉन एम्प्टी। एम्प्टी सेट हम नहीं लेंगे, नॉन एम्प्टी सेट B is the subset, is the subset of the Cartesian product, of the Cartesian product ए क्रॉस बी। मतलब इन दोनों ए सेट और बी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, हमारे पास ए क्रॉस बी के इतने सारे एलिमेंट है ना, 1,3 है, 2,4 है, 2,3 है, 1,4 है। तो इस ये जो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है, इसका कोई भी सबसेट, वेदर वो 1,3 हो, 2,4 हो, 2,3 हो, 1,4 हो, क्या कहलाता है? कहलाता है एक रिलेशन। क्या कहलाएगा? इसी को हम कहते हैं ये एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन का मतलब हो जाता है कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सबसेट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, उसको हम रिलेशन कहते हैं। अब ये जो रिलेशन होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए, जो रिलेशन होता है ना, वो जनरली 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, इसको कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। मैं अभी एग्जांपल लेके तीनों समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा एक जनरल डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है। तो देखिए, कभी भी कोई रिलेशन हमारे पास डिफाइंड हो, कोई रिलेशन डिफाइंड हो फ्रॉम ए टू ए मान लेते हैं, ठीक है, ये ए टू बी हो सकता है, कोई भी दो सेट के बीच में। ठीक है, तो वहां पर अगर वो रिफ्लेक्सिव है, इफ वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ए रिलेशन ए होना जरूरी है। हर ए जो कि उस ए से बिलोंग करेगा, मतलब ए कॉमा ए का ऑर्डर पेयर वहां पर उपलब्ध होना चाहिए, मतलब वहां मौजूद होना चाहिए ए कॉमा ए के फॉर्म में। जैसे कि 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, इस तरीके के वहां पर ऑर्डर पेयर होने चाहिए, तब हम कहते हैं वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक कब कहलाएगा? सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब कोई रिलेशन ए से ए पे डिफाइंड हो, मान लेते हैं। ठीक है, सच दैट रिलेशन, सच दैट ए से ए पे डिफाइन है, इफ
ए रिलेशन बी हो, ठीक है, और वो क्या इम्प्लाई करे कि बी रिलेशन ए बी है। मतलब अगर आपके पास ए कॉमा बी के फॉर्म में कोई ऑर्डर पेयर है तो वहां पर बी कॉमा ए के फॉर्म में भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए, तब हम कहेंगे वो रिलेशन सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक, जिसके अंदर ये जो ए और बी है वो दोनों कहाँ से लिए जाएंगे? एक ही सेट हमने ले रखा है। यहाँ के एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे हो सकता है, रियल नंबर से रियल नंबर पे हो सकता है, इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन तब बनेगा जब आपके पास रिलेशन ए से ए ट्रांजिटिव तब होगा जब आपके पास ए रिलेशन बी हो एंड बी रिलेशन सी हो। तो वो क्या इंप्लाई करे? वो इंप्लाई करे कि वहां पर ए रिलेशन सी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। और यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी ये सब किससे बिलोंग करेंगे? ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये ए से बिलोंग करेंगे हर सारी वैल्यूज के लिए। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो हम कहते हैं वो ट्रांजिटिव है। मतलब ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, देन वहां पर सी कॉमा ए का भी, ए कॉमा सी या ए कॉमा सी, ये वाला ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। और अगर कोई भी रिलेशन ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, अगर कोई भी रिलेशन ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कहता है, तो हम उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो, देन इट इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं उसके बारे में। इफ अ रिलेशन, इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, symmetric and transitive, then it is known as, then it is known as known as equivalence, equivalence relation, ठीक है। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास, अब अगर कोई भी मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है, ठीक है, इफ R is an equivalence relation। कोई एक रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब उसके अंदर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। अगर कोई एक आर इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है, ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए इस पे डिफाइंड है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एक एलिमेंट का, देन equivalence class of element, equivalence class of element A is defined as, उसको पहले तो इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A, ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। और वो किस तरीके से डिफाइन हो जाएगा? डिफाइंड एज ए कॉमा एक्स के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, यहाँ पर जो एक्स होगा वो भी ए से बिलोंग करेगा। ए कॉमा एक्स के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो उसका इक्विवेलेंस क्लास होगा, उसका उस ए एलिमेंट का। अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, एक रिलेशन डिफाइंड है हमारे पास, जिसके अंदर ए कॉमा बी है, ठीक है, और ए और बी के बीच में एक हमने रिलेशन ऐसा सेट किया है कि ए एंड बी लीव्स सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर when they are divided by 3, when they are divided by 3।
जब भी इन दोनों को, यहाँ जो इसके अंदर ए और बी जो होंगे उनको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो सेम रिमाइंडर रिलीज करते हैं, मतलब उनका दोनों का सेम रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेट ए है वो मैंने क्या लिया है, तो सेट ए ले लेते हैं जिसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन होगा। वो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वो सेट ले लिया है। अब इसके ऊपर ये चीज डिफाइंड है। अब इसके अंदर हमको ए और बी के पेयर बनाने हैं। ठीक है, ये रिलेशन है तो ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ऐसे दो नंबर लेने हैं जो सेम रिमाइंडर करेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए जैसे 1 हो सकता है और 4 हो सकता है। अभी जो 1 और 4 है, 1 और 4 का जो ऑर्डर पेयर है, अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो भी वही रिमाइंडर आता है, 4 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो भी सेम रिमाइंडर आता है। ठीक है, इसका मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड 4 क्या हुआ, 1 कॉमा 4। क्या हुआ, 1 कॉमा 4। मतलब इन दोनों के लिए कौन सा ऑर्डर पेयर वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वो कहला जाएगा उसका इक्विवेलेंस क्लास। जैसे एक और हो सकता है जो कि सेम रिमाइंडर लीव करेगा, है ना, वो वाला भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 कॉमा 5। अब आप इन दोनों के लिए नोट करिए, तो 2,5 के लिए ये दोनों भी सेम रिमाइंडर लीव करेंगे जब उनको 3 से डिवाइड किया जाएगा तब, जो कि होगा 2। जब आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 2, और जब 5 को करेंगे तो भी आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड 5 क्या हो जाएगा, 2,5। क्या हो जाएगा, 2,5। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगर हमें जानना है कि नहीं, कोई भी रिलेशन हमको दे रखा है या कोई भी सेट हमें दे रखा है, तो हमें ये बताना है कि उसके अंदर टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फाइनाइट सेट है तो इन्फिनिट के लिए मैं नहीं बताऊंगा, इन्फिनिट के लिए हम नहीं बता पाएंगे। अगर कोई फाइनाइट सेट है, कोई भी एक फाइनाइट सेट दे रखा हो जिसके अंदर हमें एलिमेंट पता हो, बेसिकली, है ना, फाइनाइट सेट देखा है जिसके एलिमेंट हमको पता है। तो अगर कोई आपको बोलता है कि आप बता सकते हैं क्या क्या इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं टोटल, मतलब एक सेट है हमारे पास, तो ऐसे 4 एलिमेंट बन सकते हैं उस सेट में, उस रिलेशन में, या 10 बन सकते हैं, 20, मतलब कितने बन सकते हैं, तो वो निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपको फाइंड करना है तो वो आप फाइंड कर सकते हैं a इक्वल टू पावर n स्क्वायर से, जहां पर n एलिमेंट हैं उस सेट में। ये जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, और इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं उसमें टोटल कितने रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, आप ये भी बता सकते हैं कि वहां पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, तो ये भी निकालने का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं, वो निकालने का भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। a इक्वल टू पावर n स्क्वेयर माइनस n। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वहाँ पर टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। साथ ही साथ अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशन बताना हो, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, वो भी आप बता सकते हैं। तो वो हो जाएगा a इक्वल टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि वहाँ पर टोटल कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक जो कि है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन बेसिकली एक रूल होता है। क्या, एक रूल होता है ना, जो कि जो रिलेशन हमने पढ़ा ना जिसमें ए और बी ऑर्डर पेयर बन रहे थे, तो फंक्शन एक ऐसा रूल है जो उस ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करता है। ठीक है, कि वो ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन अगर आपके सामने लिखूं, तो रिलेशन
f from a non-empty set A to non-empty set B to non-empty set B is called a function, is called a function if for each A belong to A, जो उस A से कोई एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, उस एक A एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट B जो कि B में बिलोंग करना चाहिए, सच दैट A, B बिलोंग टू F। ठीक, अगर अभी नहीं समझ में आया तो मैं वापस बता देता हूँ। एक रिलेशन जो कि डिफाइंड है नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में, वो फंक्शन तब बनेगा जब हर एक ए एलिमेंट के लिए वहां पर कोई एक बी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए दूसरे सेट में। ठीक है, मतलब एक ऐसा रूल आपको डिफाइन करना है जिस रूल के अंदर अगर आप इस पहले सेट के एलिमेंट को इनपुट करते हो तो आपके पास जो आउटपुट आता है वो सेट बी के अंदर आता आएगा। ठीक है, हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बता देता हूँ। एक सेट ले लेते हैं x, जिसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूँ मैं a b c d, और एक और सेट ले लेते हैं y, जिसमें एलिमेंट ले लेते हैं हम 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये रिलेशन के लिए ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, है ना। रिलेशन का मतलब ऑर्डर पेयर, तो 1 2 बन सकता है, B3 बन सकता है, C1 बन सकता है, कुछ इस तरीके से बन सकता है। तो फंक्शन तब बनेगा ये फंक्शन तब बनेगा जब हर एक A के लिए एक Y के अंदर कोई B एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब सेकंड सेट के अंदर कोई एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो कहलाएगा एक फंक्शन। और इसके अंदर ही जो पहला सेट होता है ना, इसको हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। ये एक प्रकार का इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। और ये जो सेट जो सेकंड है ना, इसको हम कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमेन। सेकंड वाले सेट को, इसको हम सेकंड मेजर सेट जो हमारे पास है। ठीक है, एक तरीके से आप फंक्शन को ना एक मशीन की तरह समझिए, कि एक मशीन है जिसके अंदर अगर मैं कुछ इनपुट डालता हूं तो ये फंक्शन उसको आउटपुट में प्रोवाइड करवाता है। यहाँ जो इनपुट डलता है वो डोमेन कहलाते हैं, डोमेन सेट से डलता है। और आंसर जो आता है वो जनरली कोडोमेन में होता है, बट सारे अगर आंसर आ जाए तो बात अलग है। कहने का मतलब ऐसा कि अभी देखिए यहाँ पर 4 स्किप रह रहा है, बट ये 1 2 3 यूज हो चुके हैं। मतलब ए के लिए 2 बन रहा है, सी के लिए 1 बन रहा है, बी के लिए 3 बन रहा है। कोई ऐसा रूल डिफाइन हुआ होगा जिसमें अगर मैं ए पुट कर रहा हूँ तो आंसर 2 आ रहा है, सी पुट कर रहा हूँ तो आंसर 1 आ रहा है, बी पुट कर रहा हूँ तो आंसर 3 आ रहा है। ऐसा कोई रूल हमने डिफाइन किया होगा, बट ये 4 नहीं आ रहा। बट ये 1 2 3 4 ये पूरे सेट को तो कोडोमेन कहेंगे, बट जो ये आंसर बन रहे हैं 1 2 और 3, इसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। बेसिकली रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। तो ये आउटपुट है, ये जो रेंज है ये क्या है? आउटपुट जो हमारे पास आए। ठीक है, इनपुट डालने पर जो आउटपुट हमारे पास आए हैं वो रेंज कहलाता है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन बेसिकली। ठीक है, सारे के सारे रिलेशन जो हैं वो फंक्शन नहीं बन सकते, बट जितने भी फंक्शन हैं वो सब रिलेशन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से बात याद रखिएगा कि एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन ऑब्वियसली। और मैं आपको थोड़ी देर पहले भी समझा चुका हूँ कि जो रिलेशन होता है ना, वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जैसे 1,3 2,4 ये सब रिलेशन है। और यही रिलेशन फंक्शन कब बनेंगे? जब ये किसी स्पेसिफिक रूल से आए। मतलब कोई एक हमने रूल डिफाइन किया जिसके अंदर अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, या कुछ भी पुट कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपके सामने एक रूल डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से y इक्वल x प्लस 1। ये सबसे सिंपल तरीका है समझने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर y लिखने के लिए, y अगर नहीं है तो हम फंक्शन लिखते हैं इसको। ठीक है, एफ एक्स
ये एक फंक्शन है, ये हमने रूल डिफाइन किया है। इस ये जो x है यहाँ पर मैं इनपुट पुट करूंगा, ठीक है, क्या पुट करूंगा, इनपुट। अब इनपुट पुट करने के लिए मुझे कोई सेट लेना पड़ेगा, तो जैसे मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर का सेट लिया, क्या लिया, नेचुरल नंबर का सेट। तो अब नेचुरल नंबर से मैं 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ, 4 5 6 एंड सो ऑन, बट मैं 0 पुट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आते। तो लेट से मैंने 1 पुट किया, तो 1 प्लस 1 मेरे पास क्या है, 2, ठीक है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3। फिर मैं अगर 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4। अब अगर मैं अपना फंक्शन डिफाइन करता ऐसे कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे होता, एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए कि मेरा फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन होता, ठीक है। तो जो मैंने ये वाला रूल बनाया है, ये एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, क्या ये फंक्शन कहलाता? तो आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए कि नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 पुट हो सकते हैं, डन, ये हो सकता है। तो नेचुरल नंबर के तो 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 4 भी यूज होगा, 5 भी यूज होगा, एंड सो ऑन, सारे यूज हो जाएंगे। मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट यूज होगा, है ना। ये नेचुरल नंबर है, इसका 1 2 3 4 5 इस तरीके से सारे यूज होंगे। उसके बाद अगर मैं 1 प्लस 1 सॉल्व कर रहा हूँ इस फंक्शन के हिसाब से, तो आंसर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, सारे के सारे यूज हो जाएंगे। पर क्या नेचुरल नंबर का पहला एलिमेंट 1 वो यूज होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो किसका मतलब किस इनपुट पे ये 1 आ सकता है, आप खुद सोचिए कि मैं यहाँ पर x की जगह क्या इनपुट प्लग करूँ कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। मतलब ऑर्डर पेयर मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सेकंड टर्म पे 1 आए, तो पहली जगह पर मैं क्या पुट करूं, मेरा a कॉमा बी में ऑर्डर पेयर बनता है और ये फंक्शन बनना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूं, इस जगह क्या पुट करूं? अगर आप कहते हो कि 0 पुट कर दीजिए, मतलब 0 पे बना जाए, पर नेचुरल नंबर के सेट में 0 तो होते ही नहीं है, है ना। तो इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 2 3 4 5 6 ये सब तो यूज हो जाएगा, 1 पर 2 बनेगा, 2 पे 3 बनेगा, 3 पे 4 बनेगा, 4 पे 5 बनेगा। मतलब ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से बनेंगे, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 4 कॉमा 5, इस तरीके के सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई बताओ डोमेन और कोडोमेन और रेंज ये क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। डोमेन है आपका नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है, रेंज जो है वो आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, एंड सो ऑन। बेसिकली ये नेचुरल नंबर वाले सारे नंबर हैं, ये सब आ सकते हैं। पर क्या 1 आएगा, 0 आएगा, -1 ये सब कुछ आएंगे क्या? नहीं, ये सब नहीं आने वाला है, सिर्फ 2 3 4 5 6। इसीलिए कहते हैं कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। कभी कभार रेंज और कोडोमेन सेम भी हो सकते हैं, बट जनरली यहाँ इक्वल लगा रखा है, जनरली रेंज जो होगा वो कोडोमेन का सबसेट है, ऐसा आपको याद रखना है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यही मैं आपको बता रहा था, यहाँ 1 यूटिलाइज नहीं हुआ ना। अगर मैं ये फंक्शन को डिफाइन करता रियल नंबर से नेचुरल नंबर पर, तो पॉसिबल है, तब तो मैं यहाँ पर 0 पुट करके मेरे पास 0,1 का भी ऑर्डर पेयर आ जाता, ये फंक्शन इसमें भी डिफाइन हो जाता। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को समझते हैं, जैसा कि मैंने भी आपके पास रूल बनाया, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हमने डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। आपने 11th क्लास में देखा होगा, हमने पढ़ा है, सिग्नम फंक्शन पढ़ा है, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा है, इवन फंक्शन पढ़ा है, ऑड फंक्शन पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये सब रूल्स हैं, ये सब डिफाइंड हैं, जो इनपुट आउटपुट ऑर्डर पेयर को समझाते हैं कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट ऑर्डर पेयर आएगा, किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा, ये सब समझाते हैं। अभी जो फंक्शन होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। ये जो फंक्शन है ये भी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, और भी हम पढ़ सकते हैं, और भी होते हैं इसके अंदर, 5 टाइप भी समझ सकते हैं, बट जनरली स्टैंडर्ड में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंजेक्टिव फंक्शन, देन सर्जेक्टिव फंक्शन, देन बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसको आपने वन वन फंक्शन के नाम से समझा होगा, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद आता है ऑन टू फंक्शन, क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन, इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। और उसके बाद आता है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव
फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। डन। ये फंक्शंस के टाइप होते हैं, वन वन, ऑन टू, बाइजेक्टिव। इसके बाद मैनी वन फंक्शन भी आता है और इनटू फंक्शन भी आता है, वो भी मैं समझा दूंगा। सबसे पहले वन वन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। वन वन फंक्शन का मतलब क्या है? अगर कोई फंक्शन x से y पर डिफाइन है, मतलब x सेट से y सेट पर डिफाइन है, तो ये वन वन तब कहलाएगा जब x सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए y में। मतलब x के हर एक एलिमेंट के लिए y में एक नया आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर कभी किसी केस में मेरे पास a b c d और ये e f g h कुछ इस तरीके से, और मेरे a के लिए e आ रहा है और a के लिए f आ रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट की दो इमेज आ रही है मेरे पास अगर इस सेट में, तो ये वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। वन वन फंक्शन के लिए आपके पास एक सेट का यूनिक इमेज होनी चाहिए इस वाले के अंदर। ठीक, उसको हम वन वन फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन के लिए समझिए, अगर मेरे पास फंक्शन डिफाइन है x से y में, तो वो ऑन टू फंक्शन तब कहलाएगा जब हर x के लिए एक y के अंदर यूनिक होगा और y के लिए x के अंदर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y इन x। y के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए x में, तब वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। आपने वन वन फंक्शन समझ लिया, आपके पास एक सेट है, दो सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज आनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो वो तो वन वन कहला जाएगा। अगर आपके पास ऐसा रूल और डिफाइन कर दो, आप ऐसा एक और रूल डिफाइन कर दो जिसके अंदर अब आप इनपुट डालो y के एलिमेंट को और आपके पास आंसर x के सारे एलिमेंट आने चाहिए, मतलब यूनिक यूनिक एलिमेंट है ना, हर एक y के लिए एक इधर आंसर आना चाहिए, तो वो कहला जाएगा ऑन टू। जैसा कि इस केस के अंदर अगर आप हम देखते हैं, आज मैंने समझाया था, क्या वन के लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है इसके अंदर? मतलब अगर मैं किसी फंक्शन में वन पुट करूं, है ना, तो मेरे पास आंसर जीरो आ जाए, ऐसा यहाँ पर कोई केस नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा। ये वाला फंक्शन जो मैंने यहाँ लिखा है, ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये y के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करवा रहा है। सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए y के, उसके हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए x में, तब वो ऑन टू कहला जाएगा। और बाइजेक्टिव तब कहलाता है जब भी कोई फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो कहला जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहला जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये तो है रिलेशनल फंक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी दो तीन चीजें आती हैं, जैसे कि इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है ना, तो वो मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगा, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अभी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब मैं आपको वहीं पर इन्वर्टिबल फंक्शन समझा दूंगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जो भी फंक्शन ऑन टू होते हैं उनसे रिलेटेड होता है ना। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा हमारे पास, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यहाँ समझा देता हूँ अभी। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, छोटा सा ही है। जब भी दो फंक्शन को मिला दिया जाता है, तो वहां पर हम उसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से डिफाइन करते हैं। एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं सेट ए यहाँ पर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ एक एलिमेंट एक्स होंगे, एक बी है सेट यहाँ पर और एक सी है सेट। ठीक है, अब अगर ए से बी कोई फंक्शन डिफाइन है, उसको कैसे लिखेंगे? एफ ए से बी। और कोई बी से सी फंक्शन डिफाइन है, तो उसको कैसे लिखेंगे? बी से सी। पर अगर मुझे डायरेक्ट ए से सी जाना है, तो हम यहाँ पर फंक्शंस के कंपोजिशन करते हैं। क्या करेंगे? कंपोजिशन करेंगे फंक्शंस का। और जी ओ एफ ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा ए से सी पर। जी ओ एफ मतलब आपके पास जी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह एफ फंक्शन डाल दें। ठीक है, कुल मिलाकर जो डोमेन है ना जीओ एफ का,
GOF का जो डोमेन है वो मतलब जी फंक्शन के GOF के अंदर जो x की वैल्यू पुट हो रही है या जो डोमेन पुट हो रहा है, जो इनपुट पुट हो रहा है, वो बेसिकली किसके बराबर होगा? डोमेन ऑफ f के, मतलब जो f का जो डोमेन है वही आप पुट करेंगे GOF के अंदर। GOF होता है, FOG होता है, इस तरीके से होता है, मतलब फंक्शन f के अंदर g पुट करना, मतलब FOG का जो डोमेन होगा वो डोमेन ऑफ g के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझते हैं। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बाकी चीज़ भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।